मान लीजिए आपने आईटीआर जल्दी जल्दी फाइल कर दिया, फॉर्म 16 देखा, रिफंड दिखा और लगा अब काम खत्म। लेकिन कुछ दिन बाद पोर्टल पर स्टेटस बदला, रिफंड अटक गया। 143 इंटीमेशन में डिमांड दिख गई या एआईएस में ऐसी इनकम दिखी जिसे आपने रिटर्न में भरा ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आईटीआर में जल्दी स्मार्टनेस नहीं है, आईटीआर में सही डेटा, सही डॉक्यूमेंट्स और सही कैलकुलेशन स्मार्टनेस है। क्योंकि टीडीएस कट जाना फाइनल टैक्स नहीं होता, रिफंड दिख जाना करेक्ट रिटर्न की गारंटी नहीं होता और सीए को दे देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं करता। आईटीआर सीजन में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिटर्न फाइल हो गया या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिटर्न सही डेटा के साथ फाइल हुआ है या नहीं। आज प्रॉफिट पाठशाला में समझिए टीडीएस, फॉर्म 16, एआईएस, फॉर्म 26 एएस, आईटीआर रिफंड और नोटिस का पूरा कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं मयंक कुमार। आईटीआर सीजन आते ही बहुत लोगों के मन में डर शुरू हो जाता है। रिटर्न कैसे भरना है, टीडीएस कटा है तो रिफंड आएगा या नहीं, फॉर्म 16 कब मिलेगा, एआईएस में अलग अमाउंट क्यों दिखा रहा है, फॉर्म 26 एएस में टीडीएस कम क्यों दिख रहा है, छोटा बिजनेस है, यूपीआई से पेमेंट आता है, कैश सेल भी है, बैंक ट्रांसफर भी है, तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी वाला आदमी सोचता है कंपनी ने टीडीएस काट लिया, अब मेरा काम खत्म। छोटा दुकानदार सोचता है सीए देख लेगा, फ्रीलांसर सोचता है बैंक में जितना आया वही इनकम है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिफंड ज्यादा आ जाए तो रिटर्न सही है। लेकिन यही सोच बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। अगर टीडीएस मिसमैच हुआ, एआईएस में इनकम दिखी लेकिन आईटीआर में नहीं भरी गई, गलत आईटीआर फॉर्म चुना गया, रॉन्ग टैक्स रिजीम सेलेक्ट हो गया, रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ या बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था, तो रिफंड अटक सकता है, डिमांड आ सकती है, नोटिस आ सकता है। आज का एपिसोड इसी कंफ्यूजन को साफ करने के लिए है। आज समझेंगे कि टीडीएस फाइनल टैक्स क्यों नहीं होता, आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, सैलरी वालों और छोटे बिजनेस वालों की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, लास्ट डे मिस हो जाए तो क्या होता है और प्रॉब्लम आने पर किससे बात करनी चाहिए। टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं होता। सबसे पहले बेसिक बात समझ लीजिए। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इनकम देने वाला आपके पेमेंट से पहले टैक्स का कुछ हिस्सा काटकर सरकार के पास जमा कर देता है। सैलरी में एम्प्लॉयर टीडीएस काट सकता है, बैंक में एफडी पर टीडीएस काट सकता है, क्लाइंट प्रोफेशनल फीस या कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट पर टीडीएस काट सकता है, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और कई तरह के पेमेंट्स पर भी टीडीएस कट सकता है। लेकिन टीडीएस कट गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल टैक्स सही हो गया। टीडीएस सिर्फ रास्ते में कटा हुआ टैक्स है। फाइनल टैक्स कैलकुलेशन आईटीआर में होती है। अगर टीडीएस ज्यादा कट गया और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम है तो रिफंड बन सकता है। अगर टीडीएस कम कटा और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है। यानी टीडीएस एडवांस कलेक्शन है, आईटीआर पूरे साल की फाइनल टैक्स स्टोरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब टीडीएस कहीं कटा है लेकिन फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा, या एआईएस में इनकम दिख रही है लेकिन टैक्स पेयर उसे आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करता, या फॉर्म 16 में सैलरी कुछ है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और दिखता है और रिटर्न में कुछ और भर दिया जाता है। यही मिसमैच बाद में रिफंड डिले, डिमांड या नोटिस का कारण बन सकता है। सैलरी वालों के लिए सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं भाई? छोटी नौकरी करने वाले बहुत से लोग फॉर्म 16 मिलते ही सोचते हैं कि अब आईटीआर फाइल करना आसान हो गया, लेकिन फॉर्म 16 मिलने के बाद भी चेकिंग जरूरी होती है। सबसे पहले फॉर्म 16 में अपना पैन चेक करें, नेम और पैन सही है या नहीं ये देखें, एम्प्लॉयर का टैन चेक कीजिए, सैलरी इनकम चेक कीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए, प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ, एनपीएस, एटीसी, एटीडी जैसी डिडक्शन सही दिख रही है या नहीं ये देखिए। अगर आपने साल में जॉब चेंज की है तो एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। कई लोगों के पास 2 फॉर्म 16 होते हैं, एक पुरानी कंपनी का, एक नई कंपनी का। अगर आपने न्यू एम्प्लॉयर को ओल्ड सैलरी डिटेल्स नहीं दी तो तीनों कंपनीज ने टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग की होगी। इससे साल के अंत में टैक्स शॉर्टफॉल बन सकता है। एम्प्लॉय सोचता है दोनों कंपनीज ने टीडीएस काटा है तो सब ठीक है, लेकिन जब पूरे साल की टोटल सैलरीज जोड़ते हैं
तो टैक्स लायबिलिटी अलग बन जाती है। दूसरी गलती होती है टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं, लेकिन प्रूफ और एलिजिबिलिटी चाहिए। बहुत लोग एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन कुछ और दे देते हैं और आईटीआर फाइल करते समय रिजीम कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं। इससे कैलकुलेशन बदल जाती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का कंपैरिजन जरूर करें। तीसरी गलती, इंटरेस्ट इनकम भूल जाना। सैलरी वालों को लगता है कि सिर्फ सैलरी इनकम दिखानी है, लेकिन एफडी इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट भी इनकम हो सकती है। अगर एआईएस में इंटरेस्ट दिख रहा है और आईटीआर में नहीं भरा तो मिसमैच बन सकता है। चौथी गलती, जल्दी रिफंड के चक्कर में जल्दबाजी। कुछ लोग फॉर्म 16 आते ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26AS अपडेट चेक नहीं करते। फास्ट रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट रिटर्न। एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26AS क्यों जरूरी है? आईटीआर करने से पहले अब सिर्फ फॉर्म 16 काफी नहीं है। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट जरूर चेक करने चाहिए। पहला, फॉर्म 16 ये सैलरी और सैलरी टीडीएस का मेन डॉक्यूमेंट है। दूसरा, फॉर्म 16A ये नॉन सैलरी टीडीएस के लिए होता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, रेंट या अदर पेमेंट पर टीडीएस। तीसरा, फॉर्म 26AS इसमें मुख्य रूप से टीडीएस, टीसीएस और टैक्स पेड से जुड़ी डिटेल्स दिखती हैं। अगर आपके नाम से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो फॉर्म 26AS में दिखना चाहिए। चौथा है एआईएस। एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ टीडीएस नहीं बल्कि कई तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख सकती है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, टैक्स पेड, रिफंड, डिमांड और कई रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन। पांचवा है टीआईएस। टीआईएस यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये एआईएस की समरी जैसा व्यू देता है। अब कॉमन मिस्टेक ये है कि आदमी सिर्फ फॉर्म 16 देखकर रिटर्न फाइल कर देता है, लेकिन अब फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, एआईएस, टीआईएस और बैंक स्टेटमेंट को मैच करना जरूरी है। मान लीजिए फॉर्म 16 में सैलरी इनकम है, एआईएस में एफडी इंटरेस्ट दिख रहा है, फॉर्म 26AS में बैंक टीडीएस दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन आया है। अगर आपने सिर्फ सैलरी इनकम डालकर रिटर्न फाइल कर दिया तो मिसमैच हो सकता है। अगर एआईएस में कोई गलत इंफॉर्मेशन दिख रही है तो पहले सोर्स चेक कीजिए। अगर इंफॉर्मेशन सच में गलत है तो एआईएस में फीडबैक दिया जा सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम डेटा ड्रिवन हो चुका है, इसलिए किसे पता चलेगा वाली सोच जो है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत खतरनाक है। अब तक बात सैलरी वालों की थी, लेकिन अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती और बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, यूपीआई पेमेंट, कैश सेल या बैंक ट्रांसफर से पैसा आता है तो मामला और सीरियस हो जाता है, क्योंकि सैलरी वाले के पास फॉर्म 16 होता है, बिजनेस वाले के पास पैसा कई रास्तों से आता है। यूपीआई से पेमेंट आया, कैश सेल हुई, बैंक ट्रांसफर आया, चेक मिला या क्लाइंट ने प्रोफेशनल पेमेंट किया। हर एंट्री की नेचर अलग अलग हो सकती है और यहीं से इनकम, बैंक क्रेडिट, प्रॉफिट और टैक्स कैलकुलेशन का कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो बाद में आपको खुद एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा पैसा इनकम था, कौन सा लोन था और कौन सा बिजनेस रिसिप्ट। छोटे बिजनेस वालों की असली दिक्कत शुरू हो गई है। अब बात करते हैं छोटे दुकानदारों, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और छोटे बिजनेस वालों की। इनकी प्रॉब्लम सैलरी वालों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैलरी वाले के पास फॉर्म 16 होता है, बिजनेस वाले के पास पैसा कई रास्तों से आता है। कैश सेल, यूपीआई पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, चेक, जीएसटी इनवॉइस, एडवांस पेमेंट, क्लाइंट पेमेंट, लोन एंट्री और कई बार पर्सनल और बिजनेस अकाउंट मिक्स हो जाते हैं। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। छोटा बिजनेसमैन सोचता है कि बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वही इनकम है, लेकिन टैक्स में बैंक क्रेडिट और प्रॉफिट एक ही चीज नहीं होते। अगर बैंक अकाउंट में 20 लाख आया तो जरूरी नहीं कि 20 लाख प्रॉफिट हो। उसमें परचेज कॉस्ट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कमीशन, जीएसटी, बैंक चार्जेस और दूसरे खर्चे भी होंगे। लेकिन अगर बिल्स नहीं है, कैश बुक नहीं है, सेल्स रजिस्टर नहीं है, परचेज रिकॉर्ड नहीं है, इनवॉइस नहीं है तो इनकम एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यूपीआई और क्यूआर पेमेंट्स की है। आज छोटी दुकान वाला भी यूपीआई पेमेंट लेता है, लेकिन कई लोग यूपीआई पेमेंट्स पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं। दिन भर की सेल पर्सनल सेविंग अकाउंट में आती रहती है। बाद में जब आईटीआर बनता है तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे क्रेडिट्स दिखते हैं।
फिर सवाल आता है, ये इनकम है, लोन है, गिफ्ट है या बिजनेस रिसिप्ट? अगर रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम जीएसटी और इनकम टैक्स मिसमैच की है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स टर्नओवर टैक्सेबल होना चाहिए। हर केस में एग्जैक्ट सेम नंबर होना जरूरी नहीं, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा मिसमैच है तो एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। चौथी प्रॉब्लम क्लाइंट टीडीएस की है। कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या प्रोफेशनल के पेमेंट से क्लाइंट टीडीएस काट सकता है, लेकिन कई बार क्लाइंट टीडीएस काटता है, पैसा कम देता है पर टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करता। लेकिन कई बार क्लाइंट टीडीएस काटता है, पैसा कम देता है पर टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करता या गलत पैन डाल देता है। ऐसे में आपके फॉर्म 26AS में टीडीएस नहीं दिखाता या नहीं दिखता। आप सोचते हैं रिफंड आएगा, लेकिन सिस्टम कहता है टीडीएस क्रेडिट कहाँ है। इसलिए बिजनेस वालों को क्लाइंट से फॉर्म 16A और टीडीएस सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। पांचवी प्रॉब्लम रॉन्ग आईटीआर की है। बिजनेस या प्रोफेशन इनकम में ITR 3 और ITR 4 का सवाल आता है। प्रिजम्पशन टैक्सेशन एलिजिबल है तो ITR 4 यूज हो सकता है, लेकिन हर बिजनेस पर्सन ITR 4 नहीं भर सकता। गलत फॉर्म भरने से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है या नोटिस आ सकता है। सही सीए नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम होती है? अब एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को सही सीए या टैक्स प्रोफेशनल नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत सस्ता ITR फाइलिंग ढूंढते हैं। कोई बोलता है 500 रुपया में रिटर्न फाइल कर दूंगा, कोई बोलता है ज्यादा रिफंड चाहिए तो डिडक्शन डाल देंगे, कोई बिना डॉक्यूमेंट देखे रिटर्न फाइल कर देता है, कोई टैक्स पेयर को कंप्यूटेशन समझाता ही नहीं और कई बार टैक्स पेयर भी गलती करता है। वो सीए को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बैंक अकाउंट छुपा देता है, इंटरेस्ट इनकम नहीं बताता, शेयर ट्रेडिंग नहीं बताता, कैश डिपॉजिट इग्नोर कर देता है, बिजनेस एक्सपेंसेस के बिल नहीं देता, लोन और इनकम मिक्स कर देता है और फिर जब नोटिस आता है तो कहता है कि सीए ने गलत फाइल कर दिया। हर बार सीए की गलती नहीं होती, लेकिन एक बात याद रखिए, आईटीआर आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीए हेल्प कर सकता है, लेकिन रिटर्न आपके पैन से फाइल होता है। इसलिए टैक्स प्रोफेशनल चुनते समय 5 बातें जरूर देखें। पहला, वो डॉक्यूमेंट मांगता है या नहीं। दूसरा, वो AIS और फॉर्म 26AS मैच करता है या नहीं। तीसरा, वो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम कंपेयर करता है या नहीं। चौथा, वो रिटर्न फाइल करने से पहले कंप्यूटेशन दिखाता है या नहीं। पांचवा, वो आपको फाइल्ड ITR एक्नॉलेजमेंट और कंप्यूटेशन देता है या नहीं। अगर कोई सिर्फ रिफंड अमाउंट बताकर रिटर्न फाइल कर रहा है तो सावधान हो जाइए, रिफंड सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, करंट रिटर्न सबसे बड़ा लक्ष्य है। लास्ट डेट क्या है? मिस हो गई तो क्या होगा? अब सबसे जरूरी सवाल, ITR की लास्ट डेट क्या है? FY 25-26 यानी एनुअल ईयर 26-27 के लिए ड्यू डेट कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। सैलरी वाले और कई नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 हो सकती है। कुछ नॉन ऑडिट बिजनेस प्रोफेशन केसेस में ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 हो सकती है। ऑडिट वाले केसेस की ड्यू डेट अलग हो सकती है, इसलिए अपने केस की कैटेगरी जरूर चेक करें। जेनेरिक डेट देखकर काम मत चलाइए। अगर आप सैलरी वाले हैं तो 31 जुलाई को टारगेट डेट मानकर चलना बेहतर है। अगर बिजनेस इनकम है, बुक्स हैं, जीएसटी है, ऑडिट पॉसिबिलिटी है या टर्नओवर बड़ा है तो सीए से जल्दी बात करें। लास्ट डेट के आसपास सीए के पास भी बहुत रश हो जाता है। अब सवाल, अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो क्या होगा? बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी डेडलाइन होती है। एनुअल ईयर 26-27 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले जो पहले हो फाइल किया जा सकता है, लेकिन लेट फाइलिंग फी लग सकती है। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो लेट फी 1000 हो सकती है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी 5000 हो सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लग सकता है। एक और नुकसान, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड का। बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट रिटर्न फाइल करने पर कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या होगा वाली सोच तो बिल्कुल सही नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ITR फाइलिंग में डेट मिस करना फी, इंटरेस्ट, रिफंड डिले और फ्यूचर टैक्स बेनिफिट लॉस तक ले जा सकता है। ITR फाइल करने से पहले की चेकलिस्ट समझ लीजिए। अब प्रैक्टिकल चेकलिस्ट समझिए। सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16 लें,
फॉर्म 26AS डाउनलोड करें, AIS और TIS चेक करें, बैंक स्टेटमेंट देखें, FD और सेविंग्स इंटरेस्ट जोड़ें, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट हो तो उसे भी चेक करें, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखें, HRA, रेंट रिसिप्ट, ATC, ATD, NPS, डोनेशन रिसिप्ट जैसे प्रूफ देखें, ओल्ड और न्यू रिजीम कंपेयर करें, जॉब चेंज हुआ है तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी जोड़ें, रिफंड चाहिए तो बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट करें, रिटर्न फाइल होने के बाद ई-वेरीफाई जरूर करें। बिजनेस वालों के लिए पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट निकालें, सेल्स रजिस्टर बनाएं, UPI रिसिप्ट चेक करें, कैश सेल का रिकॉर्ड रखें, परचेज बिल रखें, एक्सपेंस बिल संभालें, GST रिटर्न और टर्नओवर रिकंसाइल करें। क्लाइंट ने TDS काटा है तो फॉर्म 26AS में दिख रहा है या नहीं ये चेक करें, फॉर्म 16A मांगे, लोन और इनकम एंट्रीज अलग रखें, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट अलग रखें, प्रिजम्पशन टैक्सेशन ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी चेक करें, ऑडिट की जरूरत है या नहीं समय पर पता करें। अब ई वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ITR फाइल कर देना काफी नहीं है, रिटर्न वेरीफाई करना भी जरूरी है। अगर रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ तो फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ई वेरिफिकेशन या ITR V सबमिशन की टाइम लिमिट 30 डेज है। कई लोगों का रिफंड सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि उन्होंने रिटर्न वेरीफाई नहीं किया। बैंक अकाउंट वैलिडेशन भी जरूरी है। रिफंड वैलिडेशन और नॉमिनेशन बैंक अकाउंट में ही आएगा। अगर बैंक अकाउंट क्लोज्ड है, IFSC बदला है, नाम मिसमैच है या अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो रिफंड अटक सकता है। मिसमैच हो जाए तो क्या करें? अब मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई, TDS फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा, AIS में गलत इनकम दिख रही है, ITR में गलती से इनकम छूट गई, रिफंड कम आया, डिमांड आ गई, डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ गया। ऐसे में पैनिक नहीं करना है, पहला स्टेप लेना है, नोटिस या इंटीमेशन ध्यान से पढ़िए। देखिए इशू क्या है, TDS मिसमैच है, इनकम मिसमैच है, बैंक अकाउंट इशू है, डिफेक्टिव रिटर्न है, टैक्स डिमांड है, रिफंड एडजस्टमेंट है। दूसरा स्टेप, डॉक्यूमेंट्स मैच कीजिए, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट और ITR कंप्यूटेशन साथ रखिए। तीसरा स्टेप, अगर TDS डिडक्ट हुआ है लेकिन फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा तो डिडक्टर से बात कीजिए। डिडक्टर यानी एम्प्लॉयर, बैंक, क्लाइंट या कंपनी जिसने भी TDS काटा है। अगर डिडक्टर ने गलत पैन डाल दिया या TDS रिटर्न फाइल नहीं किया तो TDS क्रेडिट आपके पैन में नहीं आएगा। ऐसे केस में डिडक्टर को रिवाइज्ड TDS रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। चौथा स्टेप, अगर AIS में गलत इंफॉर्मेशन है तो AIS फीडबैक दें, लेकिन सोच समझ कर दें, गलत एंट्री को ही गलत मार्क करें। सही इनकम को गलत मार्क करना बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। पांचवा स्टेप, अगर ITR में मिसमैच है तो रिवाइज्ड रिटर्न, रेक्टिफिकेशन या अदर करेक्शन रूल्स देखें। कौन सा ऑप्शन सही है ये केस टू केस डिपेंड करता है, इसलिए सीरियस मिसमैच या नोटिस में क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट से बात करें। फाइनल समरी समझिए, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, TDS फाइनल टैक्स नहीं है, ITR फाइनल कैलकुलेशन है। सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16 के साथ AIS, TIS, फॉर्म 26AS और बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। बिजनेस वालों को बैंक क्रेडिट, UPI रिसिप्ट्स, कैश सेल, GST टर्नओवर, बिल्स और TDS सर्टिफिकेट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने चाहिए। लास्ट डेट मिस होने पर लेट फी, इंटरेस्ट, रिफंड डिले और लॉस कैरी फॉरवर्ड जैसे नुकसान हो सकते हैं। TDS मिसमैच हो तो एम्प्लॉयर या डिडक्टर से बात करनी होगी। AIS में गलत डेटा हो तो फीडबैक देना होगा। ITR में गलती हो तो रिवाइज्ड रिटर्न या रेक्टिफिकेशन का रास्ता देखना होगा। और अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो सस्ते शॉर्टकट्स के बजाय अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। ITR सीजन में देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बस 3 काम कीजिए, डेटा चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट संभालिए और सही रिटर्न फाइल कीजिए। रिफंड से ज्यादा जरूरी है करेक्ट कंप्लायंस, क्योंकि गलत रिफंड आज खुशी दे सकता है लेकिन कल डिमांड और नोटिस बन सकता है। आप देख रहे थे आज की खबर, मैं हूं मयंक कुमार। ऐसे ही काम की फाइनेंस, टैक्स, सैलरी, बिजनेस और एम्प्लॉय राइट से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। अगर ये एपिसोड आपके काम आया हो तो इसे अपने ऑफिस ग्रुप, बिजनेस सर्कल, फैमिली मेंबर्स और उन दोस्तों तक जरूर भेजिए जो ITR फाइल करने से डरते हैं या बिना समझे रिटर्न फाइल कर देते हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। ITR, TDS, AIS, फॉर्म 26AS, बिजनेस इनकम टैक्स नोटिस या रिफंड से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ऑफिशियल इनकम टैक्स रिपोर्ट्स या टैक्स पोर्टल देखें
और जरूरत हो तो क्वालिफाइड सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक नए जरूरी टॉपिक के साथ।